हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सी टेट 2019 के क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आई हूँ, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस आर देयर और इसमें पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। तो जब लैंग्वेज का जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट और एक्वायर करने का, वो होता है विदिन ए क्रिटिकल पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होकर प्यूबर्टी तक जाता है। ये किसका थ्योरी दिया हुआ है? चोम्स्की का थ्योरी दिया हुआ है। चोम्स्की ने इसे बताया है। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज को अक्वायर करना, ग्रहण करना और उसका विकास करने का, वो अर्ली चाइल्डहुड है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होकर प्यूबर्टी तक जाता है, किशोरावस्था तक जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग के क्वेश्चंस हर बार आए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कोलबर्ग का मैं सारे थ्योरीज को लेकर आती हूँ, एक वीडियो बनाती हूँ कोलबर्ग का, एक बनाती हूँ वेट्स्की का और एक बनाती हूँ पियाजे का, तो आपके काम आएगा। तो इसमें लिखा है कि मोरल डेवलपमेंट जो कोलबर्ग ने प्रपोज किया है, उसमें से कौन सा स्टेज है जिसमें कि मोरल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला स्टेज सबसे पहला इसमें ए ऑप्शन है, लेटेंसी स्टेज, जिसका मतलब होता है कि लेटेंसी स्टेज वो पीरियड होता है जब वो बच्चे स्कूल में होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो इम्पल्सेस होते हैं वो उसको दबा दिया जाता है। किस तरह से रिप्रेस कर दिया जाता है? उन्हें स्कूल के वर्क में लगाकर, उनके हॉबीज़ में इंगेज करके वो इस चीज़ को, उनके जो इम्पल्सेस होते हैं सेक्स और ये सब को दबा दिया जाता है। दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है कि ये किसका दिया हुआ है? कोलबर्ग का। 3 स्टेज उन्होंने बताया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। उन्होंने पहला है प्री कन्वेंशन, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो होता है उसमें मोरल रीजनिंग होता है इंडिविजुअल में, उनके अंदर, और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि उन सोशल 3 जो स्टेज होता है, पहला स्टेज में तो वो होता है दंड और पुरस्कार के नाम पर वो काम करते हैं प्री कन्वेंशन में। कन्वेंशनल स्टेज में वो क्या करते हैं कि अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल के कॉन्सेप्ट को माता पिता से प्रशंसा पाने के लिए कार्य करते हैं। और तीसरा स्टेज जो होता है उसमें वो कुछ काम ऐसा भी करते हैं कि समाज के नियमों को मानते हैं और अपना कुछ विवेक से भी काम करते हैं। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, जो ये उस स्टेज में क्या होता है कि मोरल रीजनिंग जो होता है व्यक्ति में, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता है। ये तीसरा स्टेज में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है, जिसमें कि ह्यूमन क्रिएट्स लॉ। जब उसमें लोग लॉ बनाते हैं ह्यूमन गुड के लिए, मानव के अच्छाई के लिए, मानव के लिए ये लॉ बनता है, और वो लॉ को वही लोग बदल भी सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को भी हम समझ लेते हैं। अब कुछ भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये पियाजे का थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सो कोलबर्ग का है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो पियाजे के थ्योरी का तीसरा स्टेज है, जिसमें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तीसरा स्टेज है, जिसमें बच्चा ये अब इतना समझ जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि वो अपना लॉजिकल थॉट को यूज करने लगता है और उसको लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई भी करने लगता है। ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। तो इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक और खासियत है कि अब वो जो चाइल्ड है पहले सोचता था कि बर्तन बदल दो, अगर वही ग्लास का पानी लंबे कंटेनर में रख दो तो वो ज़्यादा हो जाता था, तो उसका कहना था कि वो पानी ज़्यादा है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको समझ में आता है कि बर्तन को बदल देने से मात्रा, वस्तु द्रव्य की मात्रा नहीं बदलती है। तो ये हालांकि अलग दिख रहा है छोटे ग्लास से लंबे बीकर में जाने के बाद, फिर भी वो क्वांटिटी उसकी उतनी ही होती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को बताता है।
अगला है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन किसी भी कार्य को जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स वर्क को भी कर सकते हैं और नए स्किल्स में मास्टरी करते हैं। तो उनका जो सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस होता है इस स्टेज में उनको डेवलप होता है और वो इन्फीरियरिटी जो फील करते थे वो ख़त्म होता है और उसमें कॉम्पिटेंसी का स्टेज आता है। तो इसका आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट इस स्टेज में आता है जब वो अपने विवेक से भी काम करता है, समाज के नियमों का पालन करते हुए अपने विवेक का भी उपयोग करता है। तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन pays more attention to the boys than girls. This is an example of क्या होगा? जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस और जेंडर कॉन्स्टेंसी। पहले हम एक एक करके समझ लें कि जेंडर बायस क्या है। जेंडर बायस का मतलब जैसा सुन के लग रहा है कि टेंडेंसी टू प्रेफर वन जेंडर ओवर अदर। तो हमारे समाज में तो बहुत दिनों तक यही प्रचलित था, अभी भी बहुत जगह ये प्रचलित है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को प्रेफर करना। सो टीचर क्या कर रहा है? जेंडर बायस ही बता रहा है ना। दूसरा है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी को अपने जेंडर के प्रति सेंस हो जाना। जैसे बच्चे होते हैं, बड़े होते तो उनको पता चल जाता है कि वो बॉय हैं, लड़कियां गर्ल है, वो बॉय वो गर्ल, ये जेंडर आइडेंटिटी हुआ। जेंडर रेलिवेंस क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये बेसिक डायमेंशंस ऑफ जो लाइफ है वो जेंडर रेलिवेंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें लव, सेक्स, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं जो जेंडर से रिलेटेड हैं, इसलिए जेंडर का रेलिवेंस हो जाता है। जेंडर कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब होता है? जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि चिल्ड्रेन जो हैं, बच्चे जो हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें जेंडर का सेंस पता चलता है और उन्हें पता चलता है कि बाई बर्थ वो बॉय हैं और बाई बर्थ वे गर्ल हैं। उनका बायोलॉजिकल जो फिक्स्ड है जेंडर वो बदल नहीं सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, जेंडर बायस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रेन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, कौन सी नीति है, प्रभावपूर्ण नीति है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी को कम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। जब हम जेंडर बायस के बारे में बात करेंगे कि किसी कैसा जेंडर बायस है कि हम लोग एक जेंडर को प्रेफर करते हैं ओवर द अदर जेंडर, बॉयज़ को प्रेफर करते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। एम्फेसाइजिंग द जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, ये नहीं होगा। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, मतलब जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स का मतलब है प्ले ग्रुप बना, उसमें लड़के एक ग्रुप में लड़कियां। सेग्रीगेट करने से तो और भावना जेंडर बायस और बढ़ेगा, जेंडर के प्रति लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा। तीसरा है चौथा है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। ये सब नहीं होना चाहिए स्कूल में, ताकि जेंडर बायस या जेंडर की फीलिंग को बढ़ावा ना मिले। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural contents in their thinking। तो इसका आंसर है व्योट्स्की ने ये बताया कि एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल और कल्चरल कंटेंट्स का व्योट्स्की ने इम्पोर्टेंस दिया। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है वो बताता है कि इमीडिएट फिजिकल एंड सोशल सेटिंग इन विच पीपल ले। सोशल कल्चरल कंटेंट्स बताता है कि जहाँ लोग फिजिकल और सोशल सेटिंग जो है उसमें जिसमें लोग रहते हैं, इसमें क्या होता है कि वो कल्चर जिसमें कि व्यक्ति की शिक्षा हुई है और जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है, तो उसे हम सोशल कल्चरल कंटेंट्स कहते हैं।
का जिक्र व्योत्स्की ने अपनी थ्योरी में किया है? तो इसका आंसर होगा व्योत्स्की। While working on a jigsaw puzzle, 5 year जिक्सॉ पजल होता है जिसमें कि सारे निकल जाते हैं पार्ट्स, फिर उनको जोड़ जोड़ कर बनाना होता है। तो जिक्सॉ पजल 5 year old नजमा सेज टू हर सेल्फ वेयर इज द ब्लू पीस। उसमें कई पीसेज होते हैं, पीसेज को जोड़कर एक आकृति बनती है। तो वेयर इज द ब्लू पीस? नो, नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड बाई व्योत्स्की। व्योत्स्की ने इस तरह के टॉक को क्या कहा है? तो व्योत्स्की ने इस तरह के टॉक को प्राइवेट स्पीच कहा है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? प्राइवेट स्पीच जो होता है उसमें बच्चे अपने आप से बात करते हैं, जो कि अपने बिहेवियर को खुद गाइड करते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच में वो अपने को बात करके खुद को गाइड करते हैं। और जब बच्चे ऐसा करते हैं उस समय उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पेरेंट को उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बिहेवियर को इस तरह से सुधारते हैं। टॉक अलाउड जोर से बोलना हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ, किसी की हेल्प लेना। और ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है? जिसमें कि बच्चे दूसरे के अपने साथ जो भी होते हैं, अपने पीयर्स या दूसरे के बिहेवियर को या दूसरे के थॉट को नहीं समझते हैं और वो अब केवल अपने थॉट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसका आंसर है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यहाँ पर वो खुद से बात कर रहे हैं और अपने आप के बिहेवियर को सुधारने की कोशिश करते हैं। गिव cues to children and offering support as when needed is an example। बच्चों को हेल्प करना या सहायता करना या कभी हिंट्स देना, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट है कि सब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर बनाना। मान लीजिए कि आप रीइंफोर्समेंट एज ए टीचर आप जाते हो तो बच्चों को गुड, वेरी गुड ये सब कहते हो, तो ये रीइंफोर्समेंट है, जिससे कि उनमें सीखने की ललक बढ़ती है और वो ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। सेकंड इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हम लोग पढ़े हैं। कंडीशनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि रिस्पॉन्स बिकम्स मोर प्रेडिक्टेबल इन एन एनवायरमेंट। किसी भी एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स जो है मोर प्रोमिनेंट हो जाता है विथ एन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो कि रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। जैसे हमने देखा कि डॉग को जब भी खाना दिया जाता था तो वो सैलिवेट करता था। बेल रिंग इज द कंडीशनिंग हो गई थी उसकी बेल के साथ कि बेल रिंग होता था और उसको खाना मिलता था तो वो सैलिवेट करने लगता था। तो बहुत फिर कई बार ऐसा किया गया, फिर केवल बेल रिंग किया गया और खाना नहीं भी आया तब भी वो सैलिवेट करता था, उसकी लाड बनने लगती थी। सो दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग है कि जब क्या होता है, किसी का वो नकल जब करते, कोई बच्चा जब किसी की नकल करते हैं बिना काउंसलर के या बिना क्लिनिशियन के डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं दिया और किसी का अगर कोई नकल उतारता है तो दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। और ये है स्कैफोल्डिंग, जिसमें चिल्ड्रन को सपोर्ट करना पड़ता है, कुछ सीखने में जो मदद की जाती है। सो व्हेन क्यूज और ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। सो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग behaviors characterize the concrete operational stage proposed by जीन पियाजे। तो इसमें कौन सा स्टेज है जिसको कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है? तो इसका आंसर है, पहले आंसर बता दें कि इसका आंसर है कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन रेफर्स टू लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, जो कि एक पर्सन को अलाउ करता है कि डिटरमाइन दैट ए सर्टेन क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। तब ये कंजर्वेशन से बच्चा वो सीखता है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सेम रहती है अगर उसका कंटेनर को बदल दिया जाए तब भी। एक ये उदाहरण था ना कि ग्लास का पानी को बीकर में डाल दिया गया तो वो ज़्यादा जगह ले लिया। तो बच्चे ने पहले बताया कि जब वो बीकर में ज़्यादा पानी है,
लेकिन कंजर्वेशन वाला स्टेज में क्या होता है कि उसको ये पता चल जाता है कि कंटेनर को बदलने से उसका आइटम का क्वांटिटी नहीं बदलता है, तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन। और क्लास इंक्लूजन में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है, मतलब छोटा जो है और जो सुपर ऑर्डिनेट है, दोनों का अंतर को बनाए रखना, मतलब जो सबऑर्डिनेट है वो स्मॉलर यूनिट होना चाहिए और जो सुपर ऑर्डिनेट है वो बड़ा यूनिट होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डॉग क्या है, एक सबऑर्डिनेट है एनिमल ग्रुप का, तो सुपर ऑर्डिनेट क्या हुआ, एनिमल। सो स्मॉलर ग्रुप क्या हुआ, डॉग, एंड बिगर ग्रुप क्या हो गया, एनिमल। क्लास जो हो गया उसका एनिमल। सो इट इज क्लास इंक्लूजन। हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाइपोथेटिको डिडक्शन टेस्ट हाइपोथेसिस बाय डिटरमाइनिंग व्हाट हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन ए टेस्ट। जो भी हाइपोथेसिस बता रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है, उसको हम टेस्ट में ऑब्जर्व करें और उसके बाद एक टेस्ट परफॉर्म करें कि ये देखने के लिए कि वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। उसको हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, फिर है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि किसी को देख लिया, कोई एक्ट करते हुए, कोई परफॉर्मेंस देखा, फिर उसको हम बाद में कुछ दिन बाद उस एक्शन को हम इमिटेट करते हैं, तो उसे हम डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं चाहे हमें दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़े। ठीक है, फिर है मेक बिलीव प्ले, और ये तो पता है। और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट में क्या होता है, एक एग्जांपल था कि बच्चे ने देखा कि बॉल को पिचका दिया गया, उसका हवा निकाल दिया गया और वो बॉल फ्लैटन हो गया। बॉल को फ्लैटन कर दिया तो वो पहले वो नहीं सोच पाता था, तो बच्चा को समझ नहीं आता था कि हाउ कैन इट बी अगेन मेड इन द फॉर्म ऑफ बॉल। लेकिन ये जब उस समय उसका थॉट इरिवर्सिबल था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी समझ बढ़ती है, तो उसका थॉट भी रिवर्सिबल हो जाता है, फिर वो समझ पाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है पियाजे का, वो उसमें ये बिहेवियर पाया जाता है, कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। कंजर्वेशन क्या है, जब हमने बताया कि जब वो बच्चा अब समझ पाता है कि कंटेनर को बदलने से जो भी ये है वस्तु, उसकी मात्रा घटती या बढ़ती नहीं है। दूसरा है कि क्लास इंक्लूजन में हो गया कि छोटा जो है क्लास सबऑर्डिनेट है वो सुपर ऑर्डिनेट से छोटा होना चाहिए उसका क्लास। अगला क्वेश्चन है स्कीमा से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें से कौन सा पियाजे का कॉन्स्ट्रक्ट है चिल्ड्रन के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो इसका आंसर है स्कीमा। ये स्कीमा वर्ड पियाजे का ही दिया हुआ है। स्कीमा एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिससे कि बच्चा किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को, ऑब्जेक्ट को उससे रिलेट करता है। जैसे उसने कार देखा तो कार से वो कार को रिलेट कर लिया, ओल्ड लेडी को देखा तो ओल्ड लेडी को दादी से रिलेट कर लिया, यंग लेडी को मम्मा से रिलेट कर लिया। इस तरह का बच्चा जो होता है दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, देखकर सीखना। और कंडीशनिंग तो हमने बता दिया कि कंडीशनिंग होती है कि जिस चीज़ के साथ जो चीज़ जुड़ी होती है, वो बच्चा अगर फर के खिलौने से डर रहा है तो बिल्ली से अगर बच्चा डर गया तो कोई भी फर वाले खिलौने से भी डरेगा। फिर रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि किसी भी काम को कराने के लिए उसको एनकरेज करना, उसके लिए उसको प्रेज करना, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, assigning the rank to students, understanding children's clarity and confusions about related concept, leveling students as per their score, making pass or fail in the report card। तो इसका है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट।
तभी तो उनको फिर से बताया जा सकेगा अगर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने इंटेलिजेंस को हिंदी में बहुत शॉर्ट में बनाकर वीडियो डाला है, रेडी रेकनर टाइप का, बुद्धि और बुद्धि के प्रकार। उसको आप देख लेंगे तो बुद्धि का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड बाय एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। इंटेलिजेंस नहीं, बर्थ के समय इंटेलिजेंस डिटरमाइंड नहीं होता है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये भी गलत है क्योंकि एक्यूरेटली इंटेलिजेंस को हम नहीं माप सकते। इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड ए सिंगल ट्रेट। ये भी गलत है, हम सिंगल यूनिटरी फैक्टर नहीं होता है। इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। ये सही है। इंटेलिजेंस क्या है कि मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि बहुत तरह का इंटेलिजेंस हम लोगों ने देखा है। आपने थर्स्टन का देखा, फिर गार्डनर का देखा, तो ये सारे इंटेलिजेंस को आपने देखा है। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज का संयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रूही ऑलवेज मेक्स मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंड। तो क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर और ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो ईगोसेंट्रिक थिंकर से हम पहले शुरू करें। ईगोसेंट्रिक थिंकर कौन होता है कि जो कि किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को दूसरे के व्यू से नहीं देख पाता, उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। रिजिड थिंकर जो होता है वो मतलब बहुत सारा आंसर सोच ही नहीं सकता, वो एक ही एस्पेक्ट को। कन्वर्जेंट थिंकर वो किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर देता है। तो रूही क्या है कि बहुत सारा आंसर देती है, इसलिए वो क्या है, सी इज ए क्रिएटिव थिंकर, जो कि नया भी आंसर देती है। क्रिएटिव लोग होते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। तो अगर कोई डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल। उन्हें स्कूल छोड़ देने के लिए करना चाहिए। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, या फिर लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स। नहीं, टीचर को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए वेन एवर यू आंसर यू मस्ट बी पॉजिटिव वाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस। सो रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होगा, टीचर को अपनी टीचिंग को देखना होगा और ऐसा कुछ सुधार करना होगा ताकि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होगा कि सब तरह के बच्चे हैं, उसमें दिव्यांग बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, सब तरह के बच्चे हैं। ए टीचर should not prepare individualized education plan, should occasionally prepare individualized education plan, should actively prepare or should discourage the preparation of। तो क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करेगी, जब ऐसा क्लासरूम होगा, इंक्लूसिव क्लासरूम होगा, तो टीचर को हमेशा एक्टिवली प्रिपेयर करना होगा इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन एजुकेशन प्लान। सो आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव when you have to answer as a teacher। टीचर का रोल जब भी बताना है आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर करना है। सो बी केयरफुल while answering such questions। The primary characteristic of children with dyslexia। dyslexia you know कि वो उन्हें अक्षर उल्टे दिखते हैं। They have reading disability, so attention deficient डिसऑर्डर्स ये नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है, फ्लुएंसी इन रीडिंग भी नहीं है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। डिसलेक्सिक बच्चे जो होते हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है।
तो देखो आप इसमें क्वेश्चंस डिसलेक्सिया से हमेशा आ रहा है, कोलबर्ग से आ रहा है, वेट्सकी से आ रहा है, पियाजे से आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन तो मस्ट हैं। तो मैं तीनों पर एक एक वीडियो बनाकर डालने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।